नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर जबरदस्त तेजी है। और जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा है, उसने पूरे कमोडिटी मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ बुलियन में उछाल है, कच्चा तेल भी 7000 के ऊपर है एमसीएक्स पर, और ब्रेंट पर तो इंट्राडे में $96 के ऊपर चला गया था भाव। मेटल का मार्केट भी काफी बढ़ा था। तो हम शुरुआत कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। हमारे साथ सैयद मेहरा हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। वीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। अनुज गुप्ता हैं, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के। और बिमल कोठारी हैं, वाइस चेयरमैन आईपीजीए के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भार्गव जी आपसे मेरा, कि क्या गोल्ड की ये तेजी एक पैनिक वाली तेजी है या ये तेजी आपको स्थायी तेजी दिख रही है? मैं ऐसे लॉन्ग टर्म में बुलिश ही हूँ, मगर ये जो तेजी है वो एक जियो पॉलिटिकल प्रेशर जो आपने अभी समझाया उस हिसाब से ही है। तो वो इतना आप नहीं समझिए कि इस तरह से जिस तरह से बढ़ाया ऐसा आगे बढ़ेगा या और टाइम रहेगा। अच्छा, मैं मंदी में मगर बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, आप मंदी में नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि एक मार्केट में खबर आ गई रूस यूक्रेन वाली, तो मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आप तेजी में ही हैं। सैयद मेहरा साहब, आप जरा बताएं कि ये जो सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ने वाली खबर आई है, जिसने मार्केट को मजबूत किया है, 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर इस खबर का आगे कोई इंपैक्ट ना रहे, मान लीजिए रूस यूक्रेन का विवाद थम जाए, ना बढ़े, क्या गोल्ड नीचे आ जाएगा या फिर बाकी वजहों के दम पर गोल्ड ऊपर ही रहेगा? देखिए, अभी गोल्ड का रेट कॉमेक्स के अंदर $1856 है और वैसे 49,650 है। इस हिसाब से अभी गोल्ड जो शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये यही रेट रहेंगे और एक हफ्ते के अंदर ये $40 घट भी सकते हैं रेट। अच्छा। जैसे थोड़ी टेंशन कम होती है तो इसके रेट्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड के अंदर तेजी है। अगले 3 महीने के अंदर गोल्ड $2000 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसे सेंसेक्स और जितनी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो भी अभी नीचे चल रही हैं, तो लोग अभी गोल्ड को सेफ हेवन समझकर ही आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सेफ हेवन समझकर आगे चल रहे हैं, लेकिन एक गिरावट बीच में आ सकती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भार्गव जी, कि जो मतलब इन्वेस्टर के लिए तो आप लोग कहते ही हैं कि गोल्ड में आप पैसा लगाते रहें धीरे धीरे, लेकिन जो ट्रेडर हैं गोल्ड के, उनको क्या करना चाहिए सर अभी इस मूड माहौल में? देखिए, ट्रेडर अगर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करके निकल सकता है। जो काफी बढ़ गया है तो भी मैं शॉर्ट करने की आज की तारीख में सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, मीन्स ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। इंडिया में जरा ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा है, बट यस एकदम एक्टिव पोजीशन में है। थोड़ा लेके फास्ट प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू कैन वर्क ऑन। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। आप बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। इस पर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। अनुज जी, लेकिन आप ये बताएं कि बिल्कुल इंट्राडे के ट्रेडर को, जो सिर्फ आज के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, उनको इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, 3 महीने का हाई ब्रेक किया है और अगर हम देखें तो ब्रॉडली 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि हाई इसने 2020 में बनाया था, 2021 का महीना जो साल था वो पूरा फ्लैट रहा। उसके बाद हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो भाव अब 1820 के ऊपर और 1850, जो कि एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल थे, उसके ऊपर ब्रेक करके निकला है। मुझे लगता है कि एक जो टोन बनी है वो पॉजिटिव है। करंट रेट मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि टारगेट 49,900 से लेकर 50,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1870 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर भी करंट रेट से खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग कर सकते हैं
49,950 के टारगेट के लिए 49,500 पे 49,150 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। बीरेन जी, आप एग्री करते हैं क्या इस भाव पर गोल्ड खरीदने में कोई रिस्क नहीं है सर इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए काफी रिस्क है। अच्छा। मार्केट और रिएक्ट किया है और मैं यूजुअली बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट टाइप का मेंटालिटी रखता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ आपने इंट्राडे पूछा है इसलिए बोल रहा हूँ, आज के दिन इंट्राडे के हिसाब से मैं करंट लेवल पे शॉर्ट प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 49,850 का। टारगेट भी मेरा बहुत बड़ा नहीं होगा, 49,200 समथिंग का होगा। बट ये सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से है। एक शॉर्ट एक लॉन्ग सर, फिर ट्रेड कैसे होगा बीरेन जी? बीच का रास्ता क्या होगा? डिफरेंट व्यू क्रिएट्स मार्केट। ठीक बात है, अलग अलग व्यू है, तो आपको जिसमें कन्विक्शन हो उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी ट्रेड लें आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब मेहरा जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि अब चूंकि मार्च का महीना बहुत नज़दीक है, ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ने वाली हैं और दूसरी तरफ ये नया संकट आ गया है रूस का, यूक्रेन का, तो इन सब के बीच क्या गोल्ड कोई बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है या बड़ी छलांग के रास्ते में कोई बड़ी बाधा आप देख रहे हैं ब्याज दरों के तौर पर? देखिए, अभी यूएस की इन्फ्लेशन 7.5% है, तो जो टेपरिंग था उन्होंने डिसाइड किया था कि मार्च से चालू करेंगे। मगर मुझे लगता है कि अभी इसको और भी टाइम लग सकता है और जो रेट्स है ये 52,000 53,000 तक अप्रैल मई तक देखेंगे और दिवाली तक का हमारा टारगेट 55,000 है। अच्छा, दिवाली तक का आपका टारगेट 55,000 है? ओहो। अच्छा, तो ये बताएं जरा भार्गव जी कि फिजिकल की डिमांड अभी आप कैसे देख रहे हैं इस भाव पर सर? देखिए, फिजिकल की डिमांड तो कांस्टेंट जैसी रही है इंडिया में। इंडिया में जब भी भाव गिरना स्टार्ट होता है तो एक बार डिमांड निकल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों ने अपना बजट फिक्स कर रखा होता है कि इतना पैसा मुझे स्पेंड करना है गोल्ड के लिए, वो रहेगा। जैसे सभी पैनलिस्ट ने काफी टाइम आपके वहां बोला है कि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में है, रहेगी। कंपल्सिव बाइंग जो अपनी है अपने मैरिज के टाइम की, वो भी रहेगी। तो ये दो चीज के हिसाब से फिजिकल बाइंग तो मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो लास्ट 2 पीरियड का हम देखें, पहले जो लॉकडाउन जो आया था उसमें काफी डिटेल में इफेक्ट हुई थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिजिकल बाइंग विल कंटिन्यू टू बी नॉर्मल। अच्छा सर, आपका लॉन्ग टर्म व्यू कुछ नया गोल्ड के प्राइस के ऊपर भार्गव जी? देखिए, मैं कंजर्वेटिवली बुलिश हूँ गोल्ड में। मैं इमीडिएटली बहुत बड़ी रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करता और होप भी करता हूँ कि इतना फास्ट गोल्ड ना बढ़े, बट आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। I would be conservatively bullish on gold on the speed of gold increase. Okay. And अभी जो इम्पैक्ट जो आई है वो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के हिसाब से खाली नहीं। आप देखिए तो लास्ट एक वीक में ऑलमोस्ट रुपया वीक हो गया है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता ही है काफी गोल्ड पे, बिकॉज वो इंटरनेशनल प्राइस में ट्रेड होती है इंडिया में, एंड दैट विल शुड स्टडी डाउन। तो स्लो राइज गोल्ड में रहेगी। अच्छा, स्लो राइज गोल्ड में रहेगी। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका। सही है मेहरा जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा और कि अभी तक जितना तनाव बढ़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया। आगे अगर ये तनाव और बढ़ जाता है, हालात और बिगड़ जाते हैं, हालांकि ऐसा ना हो तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है ये, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हालात ऐसे पैदा हो गए कि ये तनाव और बढ़ जाए, क्या और ऊपर जाएगा दाम या उसको डिस्काउंट कर रहा है मार्केट? नहीं, ये भाव अगर कुछ टेंशन बढ़ती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, स्टॉक मार्केट यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर सब थोड़ा और नीचे जाएंगे और गोल्ड का प्राइस और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस $1950 के आसपास आ सकता है। अच्छा, 1950 मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से $100 MCX पर सर? MCX में आप पकड़ लिया इसको 50,500। 50,500, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अच्छा बीरेन जी, चांदी में कोई ट्रेड सर आपके पास इस वक्त? चांदी में क्या किया जाए? चांदी में बाई साइड जा सकते हैं। यहाँ टेंटेटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि 65,200 65,500 तो 2-3 दिन में मिल सकते हैं।
थोड़ी इसमें रिस्क ऑन डिमांड आएगी और इसका ट्रेड का सेटअप जो सोना बढ़ा है उसकी तुलना में चांदी थोड़ी पीछे रह गई थी, अब वो फासला मैच करने के लिए थोड़ी बढ़ सकती है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी क्या करना है, इस पर आप नज़र रखें। 942 रुपये ऊपर है चांदी। अच्छा अनुज जी, क्रूड का मार्केट भी बहुत तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी भी मार्केट आप देखिए MCX पर 7,000 के ऊपर है, हालांकि हायर लेवल से थोड़ा नीचे आया है। और ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड तो अब लाल निशान में आ गया है, लेकिन 96 के ऊपर चला गया था ब्रेंट। तो आप बताइए कि क्रूड में क्या किया जाए अभी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड में देखिए करंट लेवल थोड़ा सा रिस्की है खरीदारी करने के लिए। भाव नीचे 6,950 6,970 के आसपास मिलते हैं तो ही खरीदारी करके चलें। मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही लगेगी और हमारा व्यू भी अभी भी पॉजिटिव का ही है। हालांकि हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको $100 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह का ट्रेंड बना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करंट रेट से थोड़ा सा भाव अगर 30 से 40 रुपए नीचे और आते हैं 6,970 के आसपास में, तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि अगेन ऊपर में आपको 7,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड जो कि सभी कमोडिटी को एक सपोर्ट दे रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अभी और एक रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रूड की, क्रूड में क्या करना है। चलिए, तो ये गोल्ड और बुलियन और क्रूड की बात, आगे हम और कमोडिटी पर अलग अलग बात करेंगे। लेकिन एक खबर आई है, उसके ऊपर जानना जरूरी है कि क्या इम्पैक्ट होगा। और खबर यह है कि मसूर पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है और मूंग के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई गई है, मूंग के इंपोर्ट को रोका गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बताने के लिए हमारे साथ बिमल कोठारी हैं, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। कोठारी जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐसी खबरें वीकेंड पर आ जाती हैं सर, हमें बात बाद में करनी होती है। तो आप जरा बताइए कि मसूर इंपोर्ट को रोकना और मसूर इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म करना और मूंग इंपोर्ट को रोकना, क्या मतलब सर इसका? धन्यवाद नतीजन जी। ये जो मूंग पे नोटिफिकेशन आया है, सरकार ने 2 महीने के पहले, लगभग 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, से पहले उन्होंने सरकार ने मूंग को जेल में रखा था 3.5 महीने के लिए और फ्री ट्रेड किया, फ्री इंपोर्ट अलाउड किया था अप टू 31 मार्च। अचानक ये सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है 11 तारीख से, और ये हमें भी बड़ा ही इस पे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। और ये अकस्मात जो प्रतिबंध लगाया है, इससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये जो सरकार ने जो ये ओजीएल किया था उसमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया के इम्पोर्टरों ने और इंडियन बायर्स ने काफी सारा हो गया। वो तो आएगा सर, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, सुनिए, नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें जो 11 तारीख तक, जो 11 तारीख के पहले जो शिपमेंट हो चुके हैं वो आएगा। अच्छा। लेकिन जो सौदे हो चुके हैं, जिनका एडवांस जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे सौदे हैं फरवरी शिपमेंट के, बहुत सारे सौदे हैं मार्च शिपमेंट के, उसमें 30 जून तक का अराइवल डेट था। तो वो माल तो आपका मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं, बहुत सारे ओरिजिन ऐसे हैं, जैसे अर्जेंटीना से आ रहा है या ब्राजील से आ रहा है, तो उनको पहुंचने में 2 महीना लग जाता है। ये करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा किया गया? सरकार इसके करने की वजह है, मैं आपको 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा इसमें कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, कि ये इससे व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये आज 4.5-5 साल से यही पॉलिसी चलती जा रही है। हम सरकार से बार बार आग्रह करते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, जिससे ट्रेड को, इंडस्ट्री को ये मालूम रहे कि आगे क्या होना है, और व्यापार, इसमें किसान को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, ट्रेड इंडस्ट्री को भी फायदा है। ये इस पॉलिसी से ये जो नी जर्क डिसीजन है जिसको हम कहते हैं, ये अकस्मात जो आप एक अचानक रातों रात एक निर्णय लेते हैं, इससे ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान होता है। देश के व्यापारी, आप किसानों का देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ आप व्यापारियों का भी हित देखिए। आज व्यापारी देश की इकोनॉमी को चलाता है, आप उनके हित को अगर बार बार अगर इस तरह व्यापारी मार खाता रहेगा, तो कब तक वो अपना धंधा इस तरह चलाएगा, वो कब तक बिजनेस करेगा, एक बात बताइए, जिंदा कब तक रहेगा वो? कोठारी जी, एक बात और, क्योंकि मसूर के इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है, तो क्या इससे दाम कुछ कम होंगे, इम्पैक्ट होगा प्राइस के ऊपर? ऐसा है, इसके जो इम्पैक्ट ड्यूटी से जो खत्म की गई है, इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइस में कमी आएगी।
हाँ, लेकिन हमारे यहाँ अगले महीने हमारे यहाँ क्रॉप शुरू हो जाएगी और ऑलरेडी हमारी जो मंडियों में भाव कम से कम ऊपर के भाव से मंडियों में 400 से 500 रुपए की मंदी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि मसूर में और मंदी आ जाएगी। लेकिन इसकी वजह ड्यूटी कम होने की वजह से नहीं है, इसकी वजह है कि हमारे यहाँ क्रॉप है और ये क्रॉप की वजह से इसमें मंदी आएगी। हमारे यहाँ अच्छी क्रॉप इस बार बता रहे हैं और अभी हम देखते हैं किस तरह की क्रॉप निकलती है, लेकिन जो क्रॉप का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उससे बाजार नीचे हो रहा जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये जियो पर टेंशन के कारण क्या क्रूड 8,000 भी जा सकता है क्या? क्या इस टेंशन से, यूक्रेन और रूस के टेंशन से क्रूड 8,000 रुपए तक जा सकता है, ये आप पूछ रहे हैं? 7,000 के ऊपर ऑलरेडी भाव अभी भी ट्रेड कर रहा है। कोई गुंजाइश, हालांकि बहुत ऊपर का टारगेट आपने पूछा है, लेकिन फिर भी वीरेन जी क्या कहेंगे आप? वॉर हिस्ट्रिया तो काफी बिल्टअप हो चुका है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जितना जो शोर शराबा हो रहा है, शायद कुछ एंड मोमेंट पर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन शायद निकल जाएगा। बट फिर भी इस लेवल से मैं ऐसा मानूंगा कि जो सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं, ये देखते हुए अभी भी इसमें शायद 102 105 तक की शायद गुंजाइश है, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं आत्माराम गंगानगर से। पूछिए। अजी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। मैं है 100 क्विंटल। क्या है सर? कॉटन नरमा बोलते हैं यहाँ हमारे। हाँ, नरमा जानता हूँ सर, बिल्कुल 100 क्विंटल। तो सर उसके सर कितने 15,000 तक भाव आ सकते हैं सर? 15,000 तक भाव आ सकते हैं क्या? वीरेन जी आप तो कॉटन मामलों के एक्सपर्ट हैं, बताइए सर 15,000 तक भाव आने की गुंजाइश कपास की? एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, स्टूडेंट हूं, बट फिर भी नरमा जो पूछ रहे थे, नरमा का भाव आज के दिन में 10,500 था और शॉर्टेज वाला मार्केट है ये। फिर भी 11,000 तक आए तो उसमें प्रॉफिट करके निकल जाना चाहिए। अब मुझे ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा ओवरस्टेज मार्केट लग रहा है अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा अनुज जी, मेटल मार्केट में भी आज हमने निकल में और बाकी कुछ और मेटल में बहुत एक्शन देखा। निकल में अभी भी 2% तक की तेजी है, 1800 के ऊपर है भाव। इसके अलावा एल्युमिनियम, लेड ये भी मजबूत हैं। तो क्या लगता है मेटल में ओवरऑल आपको? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि मेटल्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि हमने लास्ट वीक में फ्राइडे को एक गिरावट देखी थी और आज मार्केट दोबारा से गैप अप ओपनिंग देखी है, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप अप है ये एक बार कवर हो सकता है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी जैसे क्रूड में हमने बाय ऑन डिप्स देखा है, वैसे यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। पर्टिकुलर कॉपर मुझे लगता है कि 760 762 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 768 से तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। निकल के अंदर भी अगर भाव नीचे करीबन 1770 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर में 1820 1830 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। करंट लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर डाइसी रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी अनफेवरेबल है, तो थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स मिलेंगे 1770 के आसपास निकल में और 760 के आसपास कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अजय हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। अजय हैं, आप पूछिए अजय जी। सर मेरा कॉपर में सवाल है और जिंक में सवाल है। मेरा 773 का कॉपर प्लस है और जिंक 207 का प्लस है। कब तक आने का भाव संभावना है? 773 पे कॉपर और 260 पे जिंक प्लस है। बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि जो इनका कॉपर का रेट है वो तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। और जहाँ तक जिंक की बात अगर देखें तो इनका रेट से ऊपर काफी ट्रेड ऊपर चल रहा है। अभी 260 पे अगर इनका बाय हो तो अभी 302 का रेट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 290 का लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि 310 315 तक के लेवल और देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा बीरेन जी, नेचुरल गैस का मार्केट भी बहुत तेजी से ऊपर गया था और इस वक्त नेचुरल गैस में 6.5% का उछाल है सर, 314 के ऊपर। और गैस में भी तेजी के पीछे एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का तनाव ही है, क्योंकि रूस एक बड़ा सप्लायर है गैस का यूरोप को। तो क्या आपको लगता है कुछ और तेजी बाकी है इसमें?
आपकी बात सही है। स्पेशली हम जो ज्यादातर तो हम नाइमेक्स गैस देखते हैं, बट अगर यूरोप का गैस हम देखें तो ऑलरेडी अभी भी नाइमेक्स की तुलना में बहुत ऊंचा चल रहा है। जैसे आपने ठीक बताया कि यूक्रेन क्राइसिस के हिसाब से और रशिया की 30% सप्लाई यूरोप को जाती है, और नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन दिक्कत में है, और एक दूसरी यावाल पाइपलाइन है वो भी थोड़ा सप्लाई इरेटिक है। तो जब तक ये टेंशन खत्म नहीं हो सकता तब तक गैस में थोड़ी अपसाइड बची है। नियर टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि 350 तक शायद जा सकता है। ओके, 350 तक आप कह रहे हैं कि नियर टर्म में नेचुरल गैस का भाव जा सकता है। 6% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस में दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन इस वक्त एक ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं CPI महंगाई के। जनवरी में CPI महंगाई दर 6.01% रही है और ये 5.66% से बढ़कर 6.01% दिसंबर के मुकाबले जनवरी में बढ़ी है महंगाई दर। और जनवरी में खाद्य महंगाई दर 4.05% से बढ़कर 5.43% रही है। तो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई भी बढ़ी है, ओवरऑल महंगाई के आंकड़े भी बढ़े हैं। और ग्रामीण महंगाई जो रूरल इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ा है, 5.36% से बढ़कर 6.12% ये महंगाई रही है ग्रामीण महंगाई। और शहरी महंगाई दर 5.90 से बढ़कर 5.91% रही है। तो ये ताज़ा आंकड़े आप महंगाई के अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनवरी में कोर महंगाई दर 6.1% से घटकर 6% पर रही है। ताज़ा आंकड़े महंगाई के आपकी स्क्रीन पर। तो जनवरी के महीने में CPI महंगाई में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 5.66% से बढ़कर 6.01% रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।